हेलो फ्रेंड, आज से हम हमारे यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर एमसीक्यू की नई सीरीज स्टार्ट करें। इस सीरीज में हम सभी एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनका डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। जो ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस है वो ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा? ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस एक डिसीज है जो वायरस के द्वारा होती है और ये ट्रांसमिट किसके द्वारा होती है हम देखते हैं। एफिड, लीफ होपर, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई। तो हम देखते हैं जो ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस होती है वो ट्रांसमिट होती है थ्रिप्स के द्वारा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बड नेक्रोसिस डिसीज मस्क मेलन और वाटरमेलन में भी होती है, लेकिन वो थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती, वो ट्रांसमिट होती है एफिड के द्वारा। लीफ होपर का हम देखिए, लीफ होपर कौन सी डिसीज को ट्रांसमिट करता है? तो जितनी भी डिसीज माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है वो सभी लीफ होपर के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है FIRB फरो इरिगेटेड रेज बेड सिस्टम के लिए सही कथन है। जी, फरो इरिगेटेड रेज बेड सिस्टम क्या है? एक सिंचाई की प्रणाली है। इसके लिए हम देखते हैं कि इसके लिए सही कथन क्या है इन सभी में से। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर सिमिट के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसमें 40 से 60% पानी की बचत होती है, 55-70% बीज की, और 25% इसमें क्या होता है, पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो इसमें बचते हैं। या ए एंड बी इसका राइट आंसर, या फिर क्या है डी, क्या है अपना कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो इसको हम देखते हैं FIRB जो है ये इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर सिमिट के द्वारा विकसित नहीं की गई है, इसको विकसित किया गया है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा विकसित किया गया। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो पानी की बचत होती है वो कितनी होती है? तो 25 से 40% होती है। बीज की बचत जो होती है वो भी 25 से 40% होती है, और जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व, वो इसमें 25% ही बचते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ वीट बाय कटिंग ऑफ बिलो द सोइल सरफेस इज कार्ड। मिट्टी की सतह के नीचे काटकर खरपतवार निकालना क्या कहलाता है? होइंग, मूविंग, चेनिंग, स्पूडिंग। तो इसमें हम देखते हैं कि होइंग क्या होता है। तो होइंग क्या होता है कि हो एक जो अपना इक्विपमेंट होता है उससे जब हम वीट को उखाड़ते हैं तो उसको बोलते हैं होइंग। मोइंग क्या होता है कि जो अपनी जमीन की सतह है उसके ऊपर से वीट को काटना मोवर के द्वारा, जैसे अपने लॉन वगैरह उसमें से मोवर के द्वारा जो काट दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूविंग। और चेनिंग क्या होती है? चेनिंग बहुत सारे टूल्स को मिलाकर एक इक्विपमेंट होता है जिसका ये जो अपने टी के बागवान है, चाय के जो बागवान है, वहाँ पर वीट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्पूडिंग जो होता है ये ज़मीन के नीचे से वीट को काट कर निकाल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। डी इसका राइट आंसर है स्पूडिंग। स्पूडिंग में क्या होता है कि मिट्टी की सतह के नीचे से खरपतवार को काट कर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिट्रस डी ग्रीनिंग इज डन बाय। सिट्रस में डी ग्रीनिंग किसके द्वारा की जाती है? मतलब जो हरापन है वो किसके द्वारा खत्म किया जाता है? CO2 के द्वारा, बोरिक एसिड के द्वारा, कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा, या इथाइलिन के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इथाइलिन। डी जो है इसका राइट आंसर है इथाइलिन। अब हम देखते हैं डी ग्रीनिंग। डी ग्रीनिंग करना हो या फिर जैसे हमें कलर लाना हो फ्रूट में, या फलों को एक साथ पकाना हो, या उनमें जो जैसे मेच्योरिटी लाना हो, इन सभी के लिए हम इथाइलिन का ही यूज़ करते हैं। चाहे क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो या नॉन क्लाइमेट्रिक, सभी में कलर लाने के लिए, राइपनिंग के लिए, मेच्योरेशन के जो हम यूज़ करते हैं वो इथाइलिन ही करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आंसर समझ में नहीं आ रहा है और फिर भी वहाँ पर राइपनिंग या फिर जैसे कलर के लिए पूछा गया है तो हम वहाँ पे इथिलीन आराम से लगा सकते हैं। इथाइलिन जो है क्या करता है कि जल्दी पका देता है, एक साथ पका देता है, अच्छे कलर के लिए अपन यूज़ करते हैं इसको, इथाइलिन को। और सिट्रस क्या है? सिट्रस एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो या क्लाइमेट्रिक हो, सभी में डी ग्रीनिंग के लिए, मैच्योरेशन के लिए अपन इथाइलिन का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन द्वारा मापा जाता है। जो मिर्च में पंजेंसी होती है, पंजेंसी ऑफ चिली मेजर्ड बाय। मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? स्कोविल हीट यूनिट, टेंशियोमीटर या इरोमीटर, लाइसीमीटर, पोटोमीटर, या पिक्नोमीटर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पिक्नोमीटर है उसका यूज़ किया जाता है डेंसिटी, जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए हम पिक्नोमीटर का यूज़ करते हैं। जो पोटोमीटर है उसका यूज़ करते हैं हम इवापोरेशन को मेजर करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए पोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। लाइसीमीटर का हम यूज़ करते हैं इवापोर ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए हम लाइसीमीटर का यूज़ करते हैं। और जो अपना टेंसियोमीटर या इरोमीटर है इसका यूज़ मदा नमी पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है।
ये क्या होती है, अपनी जो हल्की मृदाएँ होती है जैसे सैंडी सॉइल वगैरह होती है, उनमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ये 0.85 बार पर यूज़ किया जाता है। जो स्कोविल हीट यूनिट है वो क्या करती है, चिली में पंजेंसी को मेजर करती है। अब हम देखते हैं कि चिली में जो पंजेंसी होती है वो कैप्सेसिन की वजह से होती है, और जो चिली का लाल कलर होता है वो कैप्सेथिन की वजह से होता है। अब हम देखते हैं जो स्कोविल हीट यूनिट है इसको इवेंट किसने किया था, तो इसको इवेंट किया था विल्बर स्कोविल ने 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट, गेहूं का पुष्पक्रम क्या है। तो इसमें हम देखते हैं रेसिम है, अम्बेल है, स्पाइक या ईयर है, या पेनिकल है। तो इसमें हम देखते हैं गेहूं का जो रेसिम है वो अपन हम वेजिटेबल में देखेंगे तो कोल क्रॉप्स, कुकर बीट्स और रेडिस का होता है। और अपनी सीरियल क्रॉप में हम देखें तो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, केस्टर, सनहेम, टोबैको, सभी का इन्फ्लोरेसेंस रेसिम होता है। वहीं हम देखते हैं अम्बेल, तो अम्बेल जो है वो कोरिएंडर और कैरोट का होता है। स्पाइक और ईयर जो है व्हीट का, बार्ले का, पर्ल मिलेट का होता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें सी इसका राइट आंसर रहेगा। व्हीट का इन्फ्लोरेसेंस क्या है, स्पाइक या ईयर। और जो पेनिकल है वो राइस का, परसो मिलेट का, पालक का, अपना मैंगो का, लीची का, इन सभी का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है पेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमा कीर्ति किसकी किस्म है, जो हुज वेराइटी इज गोमा कीर्ति, गोमा कीर्ति किसकी किस्म है। तो इसमें हम देखते हैं बेलपत्र, आंवला, ग्रेप्स या बेर। तो जो गोमा कीर्ति वैरायटी है वो अपनी होती है बेर की, इसका राइट आंसर रहेगा डी। इसके अलावा हम देखें जो गोमा नाम की वैरायटी होती है वो कौन कौन से फल की रहती है। जो गोमा कीर्ति है वो बेर की है। गोमा यसी होती है वो होती है बेल की, जो बेल पत्र है अपना उसकी होती है गोमा यसी। और एक गोमा खट्टा होती है वो अनार की वैरायटी है। ये सभी गोमा वाली वैरायटी हो गई, गोमा कीर्ति बेर की, गोमा यसी बेल की, और गोमा खट्टा अनार की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन आर क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव, निम्न में क्लास फर्स्ट परिरक्षक है। ऑर्गेनिक प्रिजर्व, इनऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर सभी। ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव में अपने कौन कौन से आते हैं, शुगर, सॉल्ट, विनेगर, ऑयल। इनऑर्गेनिक में आते हैं अपने एमएस, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, ये सभी काई में आते हैं अपने इनऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव में। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है। इनऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव जो होते हैं अपने सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। और जो ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव है अपने शुगर, साल्ट, विनेगर, ये सभी क्लास सेकेंड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट विच इज हार्मफुल फॉर हार्ट पेशेंट। सरसों में कौन सा हृदय तत्व है जो हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक होता है। तो सरसों में हम देखते हैं आइसोथायोसाइनेट, सिनग्रीन एंड एरोटिनोइड्स, ग्लूकोसिनोलेट्स, इरुसिक एसिड और आइकोसेनिक एसिड। जो आइसोथायोसाइनेट है ये भी सरसों में पाया जाता है, लेकिन ये हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक नहीं होता। ये सरसों में जो तेल होता है उसमें गंध पैदा करता है और इसकी वजह से आंखों में जलन होती है। जो अपना सीन ग्रीन और एरोटिनोइड है इसकी वजह से क्या होती है, सरसों में तीव्र गंध आती है और ये थोड़ा सा टॉक्सिक, जहरीला होता है। ग्लूकोसिनोलेट जो होती है इसकी वजह से सरसों में कड़वापन आता है। और इरुसिक एसिड और इकोसेनिक एसिड है, ये क्या होता है, ये हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक है। इसका राइट आंसर 4 है अपना, इरुसिक एसिड एंड इकोसेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है अपना, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ माइट्स। वो कौन सा केमिकल है जिसका उपयोग माइट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। रोडेंटिसाइड, एकेरीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। तो जो रोडेंटिसाइड है वो चूहों को खत्म करने के लिए नुकसान किया जाता है। रोडेंट जो होते हैं अपने चूहे उनको नष्ट करने के लिए नुकसान करते हैं। एकेरीसाइड जो होता है माइट को कंट्रोल करने के लिए। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो अपना फंजीसाइड है वो फंगस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा सेकेंड, एकेरीसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पियर शेप वेराइटी ऑफ टोमेटो। निम्नलिखित में से कौन सी टमाटर की नाशपाती के आकार की किस्म है। पंजाब छुआरा, रोमा, बोथ ए एंड बी और पूसा रूबी। तो इसमें हम देखते हैं जो पंजाब छुआरा और रोमा दोनों ही जो है टमाटर की वैरायटी है और दोनों की जो शेप होता है वो नाशपाती पियर शेप्ड होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एनपीके दिया जाता है। भारत में जो एनपीके है वो सीरियल क्रॉप में जो दिया जाता है वो रेशो क्या रहता है, 2:1:1, 4:2:1, 1:2:1, 3:2:1। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अपनी पल्सेस क्रॉप है उनमें जो एनपीके दिया जाता है वो दिया जाता है 1:2:1। ऑयल सीड में जो दिया जाता है वो दिया जाता है 3:2:1।
और जो अपनी सीरियल क्रॉप है उनमें दिया जाता है 4:2:1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपना? सेकेंड ऑप्शन रहेगा 4:2:1। अब हम देखते हैं कि जो अपनी पल्सेस क्रॉप में उनमें 1:2:1 तो दिया जाता है और कभी कभी इसमें 1:2:2 भी दिया जाता है। पल्सेस क्रॉप में नाइट्रोजन कम दी जाती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। इसके अलावा हम देखें कि जो 2:1:1 है इसको अपन फोल्डर के लिए भी याद कर सकते हैं कि फोल्डर में भी जो ना NPK दिया जाता है वो 2:1:1 दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सेकेंड रहेगा 4:2:1 सीरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी? इकोनॉमिक इकोलॉजी के फादर कौन है? वायल पिंग, नॉर्मनी बोरलॉग, MS स्वामीनाथन या फिर GS घोष। इसमें हम देखते हैं जो वायल पिंग है, वायल पिंग जो है इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहा जाता है। जो अपने नॉर्मली बोरलॉग है इनको वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। और MS स्वामीनाथन जो अपने ये क्या है, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी है और फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी कौन है? MS स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, MS स्वामीनाथन। और जो अपने GS घोष है इनको फादर ऑफ मिरेकल राइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के खेत में जस्ते की कमी से होने वाली खेरा बीमारी के कारण खेत किस रंग का दिखाई देता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक कॉज खेरा डिसीज इन राइस फील्ड, द डिसीज कॉज्ड ऑफ राइस फील्ड अपीयर। जो चावल के खेत में वहाँ पर जस्ते की कमी से एक बीमारी हो जाती है वो है खेरा डिसीज। तो इसकी वजह से क्या होगा, पौधे अपने को कैसे दिखाई देते हैं? जले हुए नेक्रोटिक सिम्टम दिखाई देंगे, या पीले रंग के येलो कलर के दिखाई देंगे, तांबे के रंग के कॉपर ब्राउनिश कलर दिखाई देंगे, या रेडिश कलर दिखाई देंगे। तो खेरा डिसीज की वजह से, ये खेरा डिसीज जो जिंक की कमी से होती है चावल के खेत में होती है और इससे जो पौधे होते हैं उनका कलर तांबे के रंग का हो जाता है। इसका राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करन फ्राइज इज ए रिजल्ट ऑफ। जो करन फ्राइज की ब्रीड है करन फ्राइज, ये किसका क्रॉस है? थारपारकर एंड होलिस्टीन फ्रीजियन, ब्राउन सीड एंड साहिवाल, जर्सी, ब्राउन सीड एंड होलिस्टीन फ्रीजियन, अंगोल एंड होलिस्टीन फ्रीजियन। जो करन फ्रीज है वो अपना किसका क्रॉस है? थारपारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन का। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, थारपारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन। इसके लिए हम देखते हैं सेकेंड ऑप्शन ब्राउन सीज और साहिवाल। तो जो ब्राउन सीज और साहिवाल है ये अपनी जो क्रॉस है वो करन स्विस है। जो करन स्विस है वो जो ब्रीड है वो ब्राउन सीज और साहिवाल का क्रॉस है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है जर्सी, ब्राउन सीज और होलिस्टीन फ्रीजियन। ये अपनी एक ट्रिपल क्रॉस ब्रीड है जिसका नाम है सुनंदिनी। सुनंदिनी जर्सी, ब्राउन सीज और होलिस्टीन फ्रीजियन का क्रॉस है। अब हम देखते हैं कि करन फ्रीज में जो करन लगा हुआ है इन सभी ब्रीड को करनाल से तैयार किया गया, NDRI करनाल से, इसलिए इसमें जो करन लगा हुआ है करनाल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रीन हाउस गैस लिंक्ड विथ राइस क्रॉप। वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो राइस क्रॉप से जुड़ी हुई है? CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों ही गैसें अपनी जो राइस फील्ड है वहाँ से निकलती है, लेकिन जिसमें मेन गैस निकलती है वो मीथेन निकलती है। अब हम देखते हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसों में हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखें कि कौन सी गैस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है CO2 का है। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें CO2 का? CO2 का कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें 60%, मीथेन का कॉन्ट्रीब्यूशन है 20%, CFC जो अपनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 14% और जो अपनी नाइट्रस ऑक्साइड है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सीड प्रोडक्शन ऑफ चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम का औसत बीज उत्पादन कितना होता है? 72,000, 16,000, 5,000, 1,96,000। इसमें हम देखते हैं चिनोपोडियम एल्बम है उसमें जो एवरेज सीड का प्रोडक्शन होता है वो होता है 72,000, 72,000। जो अपनी अमर बेल है उसमें जो अपना सीड का प्रोडक्शन होता है वो 16,000 होता है। पार्थेनियम में 5,000 होता है और जो अपना 1,96,000 है अपनी जंगली चौलाई जो पिकवीड होता है वो कितना सीड प्रोडक्ट करता है? 1,96,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल यूज्ड फॉर अगेंस्ट फ्रॉस्ट। पाले के खिलाफ कौन सा रासायनिक उपयोगी है? तो पाले के खिलाफ अपना जो रासायनिक उपयोग किया जाता है उसमें हम देखते हैं HCl, H2SO4, KCl या सभी। तो इसमें जो पाले के खिलाफ अपन यूज़ करेंगे वो करते हैं अपन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जो KCl होता है इसमें जो अपना पोटास होता है वो 60% कहते हैं, पोटास का अच्छा सोर्स होता है, पोटास इसको यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ क्रॉप जैसे अपना सोरेनेसी क्रॉप हो गए जैसे टोबैको वगैरह
अपना शुगर बीट हो गया, चुकंदर, मैंगो हो गया, आम, शुगर केन हो गया, गन्ना, इन सभी में अपन KCl का यूज़ नहीं करते थे, पोटेशियम क्लोराइड का, क्योंकि ये क्या करता है, उसमें टॉक्सिक इफेक्ट डालता है, तो इसको टॉक्सिसिटी की वजह से इनका यूज़ इन क्रॉप में नहीं किया जाता है। H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका अपन क्या करते हैं कि जो अपनी क्रॉप होती है उसमें 0.1% का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, उसका रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने क्या होगा, कोशिका भित्ति पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें पाले से वो बच जाती है। और HCl जो अपना है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम देखते हैं पाले से बचाने के लिए अपन क्रॉप में और क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो अपन H2SO पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका छिड़काव कर सकते हैं, सिंचाई दे सकते हैं, धुआं कर सकते हैं, या फिर जो विद्युत हीटर वगैरह आते हैं उनका यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉप को पाले से बचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकेंड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोइल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। जो सोइल है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, मिनरल, न्यूट्रिएंट, इरोडेड रॉक, एयर एंड वाटर, ऑल ऑफ दिस। जो सोइल है वो खनिज पदार्थ से, उभरी हुई चट्टानों से, एयर और वाटर से, या सभी से मिलकर बनी हुई। तो हमारी जो सोइल है वो इन सभी का मिक्सर है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फोर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शनेबल वीट ऑफ मस्टर्ड। सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है। सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार कौन कौन सा है, तो ऑब्जेक्शनेबल वीट क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो ऑब्जेक्शनेबल वीट क्या होता है कि जिनके क्या होते हैं, बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं, वो क्रॉप के समान होते हैं, मतलब क्रॉप और वीट के से एक जैसे होते हैं, उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। वो क्या होते हैं, अपने ऑब्जेक्शनल वीट होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर, लेंटाना, पार्थेनियम, आर्जिमोन मेक्सिकाना, वाइल्ड ओनियन। तो जो लेंटाना है वो तो अपने जो वन है, जो अपने वन फॉरेस्ट की जो क्रॉप होती है, फॉरेस्ट जो होता है उसका नॉक्सियस वीड है। पार्थेनियम जो है ये अपनी जो फसल है उनका खतरनाक वीड है, मतलब ये भी एक नॉक्सियस वीड है। नॉक्सियस वीड क्या होता है कि इनको खत्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। आर्जिमोन मेक्सिकाना ये एक ऑब्जेक्शनल वीड है अपना, किसका, मस्टर्ड का। और वाइल्ड ओनियन ये भी मस्टर्ड का वीड है, लेकिन ये क्या है, सरसों का मुख्य खरपतवार है, ऑब्जेक्शनेबल वीड नहीं है। आर्जिमोन मेक्सिकाना क्या होता है कि अगर ये सरसों के बीजों में मिक्स हो जाए और इसके तेल को अगर अपन लेते हैं तो अपने क्या होता है, एक डिसीज हो जाती है, उस डिसीज का नाम है ड्रोपसी डिसीज। तो सरसों के तेल में अगर आर्जिमोन मेक्सिकाना के सीड मिक्स होकर वो तेल बना लिया गया तो उससे ड्रोपसी डिसीज हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड आंसर है आर्जिमोन मेक्सिकाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।